मराठा सम्राट की गाथा भारत के इतिहास में साहस, रणनीति और स्वाभिमान की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है। ये कथा उस समय से आरंभ होती है जब दक्कन की पहाड़ियों और किलों के बीच एक नई चेतना जन्म ले रही थी। उत्तर भारत में मुगल सत्ता का विस्तार हो चुका था और दक्षिण में बीजापुर तथा गोलकुंडा की सल्तनतें अपने अस्तित्व को बचाने में लगी थी। जनता पर करों का बोझ था, स्थानीय सरदारों में असंतोष था और धार्मिक तथा राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। इसी पृष्ठभूमि में 1630 में शिवनेरी दुर्ग में एक बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल दी। वो बालक था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक कुशल सेनानायक थे जो दक्कन की राजनीति में सक्रिय थे। उनकी माता जिजाबाई ने बालक शिवाजी को धर्म, नीति और न्याय की शिक्षा दी। बचपन से ही शिवाजी ने रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनी और उनमें स्वतंत्र राज्य की कल्पना आकार लेने लगी। पहाड़ों, जंगलों और दुर्गों के बीच उनका पालन पोषण हुआ जिसने उन्हें कठोर परिस्थितियों में जीना सिखाया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अपने आसपास के मावल सैनिकों को संगठित करना शुरू कर दिया। 1645 में उन्होंने तोरना किले पर अधिकार किया। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं थी बल्कि स्वराज्य की पहली घोषणा थी। इसके बाद राजगढ़, पुरंदर और कई अन्य किले उनके अधीन आए। उनकी नीति स्पष्ट थी, छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किलों पर नियंत्रण स्थापित कर मजबूत आधार तैयार करना। उनकी युद्ध शैली गनिमी कावा के नाम से प्रसिद्ध हुई जिसमें अचानक आक्रमण और तेजी से पीछे हटना शामिल था। इस नीति ने उन्हें शक्तिशाली शत्रुओं के सामने भी बढ़त दिलाई। बीजापुर के सुल्तान ने उनकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए अफजल खान को भेजा। 1659 में प्रतापगढ़ के समीप हुई भेंट इतिहास की निर्णायक घटना बन गई। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई, पर शिवाजी पहले से सतर्क थे। वाघंट के प्रहार से अफजल खान का अंत हुआ और मराठा सेना ने विजय प्राप्त की। इस घटना ने शिवाजी को दक्कन का प्रमुख योद्धा बना दिया। धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी बढ़ी कि मुगल दरबार भी चिंतित हो उठा। उस समय दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा था। उसने शिवाजी को दबाने के लिए कई अभियान चलाए। 1665 में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई जिसके तहत कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े। शिवाजी को आगरा दरबार में बुलाया गया जहां उन्हें अपमानित किया गया और नजरबंद कर दिया गया। आगरा से उनका साहसिक पलायन इतिहास की सबसे रोचक घटनाओं में गिना जाता है। कहा जाता है कि वे फलों की टोकरियों में छिपकर निकल गए और सुरक्षित महाराष्ट्र लौट आए। यह घटना उनकी सूझबूझ और धैर्य का प्रमाण थी। लौटते ही उन्होंने पुनः किलों पर अधिकार करना शुरू किया और अपनी शक्ति को संगठित किया। 6 जून 1674 को रायगढ़ में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। वे छत्रपति की उपाधि से अलंकृत हुए। ये केवल व्यक्तिगत गौरव नहीं था बल्कि मराठा स्वराज्य की औपचारिक स्थापना थी। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया, अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की और राजस्व व्यवस्था में सुधार किए। उनकी नौसेना भी सुदृढ़ थी जिससे समुद्री तटों की रक्षा सुनिश्चित हुई। शिवाजी का शासन न्यायप्रिय और व्यावहारिक था। वे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे और महिलाओं के सम्मान के लिए कठोर नियम लागू थे। उन्होंने किसानों को संरक्षण दिया और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में मराठा शक्ति एक संगठित साम्राज्य में परिवर्तित होने लगी। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ, पर उनकी स्थापित नींव इतनी मजबूत थी कि मराठा साम्राज्य आगे भी बढ़ता रहा। उनके पश्चात उनके पुत्र संभाजी ने संघर्ष जारी रखा और मराठा शक्ति ने आने वाले दशकों में पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित किया। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य एक कठिन मोड़ पर खड़ा था। स्वराज्य की नींव मजबूत थी, पर चारों ओर शत्रु सक्रिय थे।
इसी चुनौतीपूर्ण समय में उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। संभाजी साहसी और विद्वान थे, किंतु परिस्थितियां अत्यंत जटिल थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठे औरंगजेब ने स्वयं दक्कन आकर मराठों को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। उसने विशाल सेना के साथ दक्षिण में डेरा डाल दिया। संभाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कई मोर्चों पर वीरता दिखाई, पर 1689 में वे मुगलों के हाथों बंदी बना लिए गए। संभाजी पर अमानवीय अत्याचार किए गए, पर उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। अंततः उन्हें क्रूर मृत्यु दी गई। उनकी शहादत ने मराठा समाज में प्रतिरोध की अग्नि और प्रज्वलित कर दी। ये वो क्षण था जब मराठा साम्राज्य टूट भी सकता था, पर इसके विपरीत वो और अधिक संगठित हो गया। संभाजी के बाद उनके भाई राजाराम महाराज ने नेतृत्व संभाला। उस समय परिस्थितियां अत्यंत कठिन थी। औरंगजेब की सेना ने कई किलों पर कब्जा कर लिया था। राजाराम को रायगढ़ छोड़कर जिंजी, तमिलनाडु जाना पड़ा। वहां से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। मराठा सरदार छोटे छोटे दलों में बंटकर मुगलों पर आक्रमण करते और फिर जंगलों व पहाड़ियों में ओझल हो जाते। राजाराम का शासन संघर्षों से भरा रहा, किंतु उन्होंने मराठा शक्ति को जीवित रखा। 1700 में उनके निधन के बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने अद्भुत साहस दिखाया। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन संभाला और मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और कई क्षेत्रों में मराठों की स्थिति सुदृढ़ की। इस बीच औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था। दक्कन में वर्षों तक चले युद्ध ने मुगल खजाने को खाली कर दिया। अंततः 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। यही वो अवसर था जब मराठा शक्ति पुनः उभरने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए संभाजी के पुत्र शाहू को रिहा कर दिया। शाहू महाराज ने मराठा सिंहासन पर दावा किया। दूसरी ओर ताराबाई अपने पुत्र के अधिकार की रक्षा कर रही थी। अंततः संघर्ष के बाद शाहू महाराज को मान्यता मिली और मराठा शासन एक नई दिशा में बढ़ा। शाहू महाराज के शासनकाल में पेशवाओं की शक्ति बढ़ी। प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां धीरे धीरे पेशवा के हाथों में आने लगी। यही वो समय था जब मराठा साम्राज्य केवल दक्कन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर भारत की ओर भी बढ़ने लगा। संभाजी की शहादत, राजाराम की दृढ़ता और ताराबाई का साहस, इन तीनों ने मराठा साम्राज्य को टूटने से बचाया। ये काल त्याग, बलिदान और रणनीतिक संघर्ष का था। मुगलों की विशाल शक्ति के सामने मराठों ने अपने संगठन, गतिशीलता और स्थानीय समर्थन के बल पर स्वयं को स्थापित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। मुगल साम्राज्य अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। प्रांतों के सूबेदार स्वतंत्र होने लगे थे और दिल्ली की सत्ता केवल नाम मात्र की रह गई थी। यही वो समय था जब मराठा शक्ति ने नई ऊर्जा के साथ उत्तर की ओर बढ़ना आरंभ किया। इस परिवर्तन के केंद्र में थे शाहू महाराज और उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी, युवा और तेजस्वी पेशवा बाजीराव प्रथम। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया था, पर वास्तविक विस्तार का स्वर्णकाल बाजीराव प्रथम के समय में आया। मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा बने बाजीराव ने मराठा सेना को एक नई दिशा दी। उनका विश्वास था कि दिल्ली तक घोड़े दौड़ाओ, तभी स्वराज्य सुरक्षित रहेगा। बाजीराव अत्यंत तेज गति से चलने वाली घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध थे। वे भारी तोपखाने की बजाय गतिशीलता पर जोर देते थे। 1728 में निजामुल मुल्क के विरुद्ध पालखेड़ के युद्ध में उन्होंने अद्भुत रणनीति अपनाई। बिना सीधा टकराव किए उन्होंने निजाम की सेना को घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। ये विजय मराठा साम्राज्य की सैन्य श्रेष्ठता का प्रतीक बन गई।
बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सेना मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात तक पहुंच गई। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने मुगलों से सहायता के लिए बाजीराव को बुलाया। बाजीराव ने उनकी सहायता की और बदले में बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधीन आया। मराठा प्रभाव धीरे धीरे उत्तर भारत में फैलने लगा। इसी काल में पुणे राजनीतिक केंद्र बन गया। शनिवार वाड़ा का निर्माण हुआ, जो मराठा प्रशासन का प्रमुख केंद्र बना। पेशवाओं ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया। मराठा सरदारों सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ को विभिन्न क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। इस व्यवस्था ने साम्राज्य को विस्तृत तो किया, पर आगे चलकर यही विभाजन आंतरिक संघर्ष का कारण भी बना। 1740 में बाजीराव प्रथम का निधन हो गया, पर उनके द्वारा स्थापित विस्तार की नीति जारी रही। उनके पुत्र बालाजी बाजीराव, नाना साहेब, ने साम्राज्य को और भी विस्तृत किया। मराठा शक्ति अब दिल्ली की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगी थी। 1752 तक मराठे मुगल बादशाह के संरक्षक बन चुके थे, परंतु विस्तार के साथ चुनौतियां भी बढ़ी। उत्तर पश्चिम से अहमद शाह अब्दाली का खतरा उभर रहा था। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, पर इसी समय वो एक ऐसी लड़ाई की ओर बढ़ रहा था जो उसके इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। 1761 का तीसरा पानीपत युद्ध। इस युद्ध से पहले मराठा साम्राज्य भारत की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन चुका था। दक्कन से लेकर गंगा यमुना के मैदानों तक उनका प्रभाव था, पर विशाल विस्तार के साथ एकजुटता की परीक्षा भी सामने थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा साम्राज्य अपने विस्तार के चरम पर था। दिल्ली पर उनका प्रभाव स्थापित हो चुका था और मुगल बादशाह नाममात्र का शासक रह गया था। परंतु उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नया खतरा उभर रहा था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, वो कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था और पंजाब क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। मराठों ने निर्णय लिया कि यदि उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना है तो अब्दाली का सामना करना ही होगा। पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में एक विशाल मराठा सेना उत्तर की ओर बढ़ी। इस सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। उनके साथ पेशवा के पुत्र विश्वासराव भी थे। मराठा सेना शक्तिशाली थी, परंतु वे अपने गृह प्रदेश से बहुत दूर थे। रसद और आपूर्ति की समस्या गंभीर होती जा रही थी। दूसरी ओर अब्दाली ने रोहिल्लों और अवध के नवाब का समर्थन प्राप्त कर लिया था। जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। 14 जनवरी 1761 को तीसरा पानीपत युद्ध हुआ। प्रारंभ में मराठा सेना ने साहसपूर्वक संघर्ष किया। उनके तोपखाने और घुड़सवारों ने दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई, परंतु लंबे समय से चली आ रही भूख और थकान ने उनका मनोबल कमजोर कर दिया। विश्वासराव के युद्ध में मारे जाने से सेना का मनोबल टूट गया। अंततः मराठों को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। ये युद्ध केवल सैन्य हार नहीं थी, ये भावनात्मक और राजनीतिक आघात भी था। हजारों सैनिक मारे गए। मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत में प्रभाव अचानक कमजोर पड़ गया। पेशवा बालाजी बाजीराव इस समाचार को सहन नहीं कर सके और कुछ ही महीनों बाद उनका निधन हो गया। किंतु इतिहास यही समाप्त नहीं हुआ। मराठा शक्ति ने अपनी अद्भुत जीवटता दिखाई। पेशवा बने माधवराव प्रथम ने साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। वे युवा थे, पर अत्यंत कुशल प्रशासक और सेनानायक सिद्ध हुए। उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध सफल अभियान चलाए। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने पुनः अपनी स्थिति मजबूत की और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाया। माधवराव प्रथम के समय मराठा संघ फिर संगठित हुआ। सिंधिया, होलकर और भोसले जैसे सरदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाया। दिल्ली पर फिर से मराठा प्रभाव स्थापित हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ
कि पानीपत की हार केवल एक अस्थायी झटका थी, लेकिन आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार विवादों ने धीरे धीरे साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। पेशवा नारायण राव की हत्या और उसके बाद की साजिशों ने मराठा प्रशासन को अस्थिर कर दिया। इसी बीच भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठा साम्राज्य अब एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा संघर्ष जो केवल तलवारों और घोड़ों का नहीं, बल्कि कूटनीति,